गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग, मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड फेजेस। शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और चरण या अवस्थाएं। ये टॉपिक टीचिंग लाइन में हमारा कोई भी कोर्स है, डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, या कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, एसटेट, केवीएस एग्ज़ाम, हर जगह आपकी जो है ये टॉपिक मदद करेगा। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव मोड में, सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको हम आज थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग वर्ड दिमाग में आते ही जो जर्नल साइज का मीनिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो है सिखाना, शिक्षण। यानी कि जब एक टीचर एक क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, फैक्ट्स जो है उनको प्रोवाइड करता है तो उसे हम टीचिंग कहते हैं। सिंपली ए इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। यानी कि हम जो है बहुत साधारण तरीके से इस टीचिंग के मीनिंग को एक ट्रेडिशनल वे में, एक इसको नैरो कॉन्सेप्ट में, एक दायरे तक जो है इसको सीमित कर देते हैं। लेकिन टीचिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग, इसका एरिया बहुत वाइड है। जैसे लर्निंग अपने आप में, सीखना जो है उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसी तरीके से टीचिंग का जो मीनिंग है वो भी बहुत ही डिटेल में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टीचिंग, जिसे आप आम भाषा में सिखाने की एक प्रक्रिया, यानी कि जब एक शिक्षक जो है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है वो प्रदान करता है, उसे हमने टीचिंग का नाम दे दिया। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनकी डेफिनेशन जो है हमने अपनी बुक्स में पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल क्लार्क ने थोड़ा मॉडिफाई करते हुए क्या कहा कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और जिनका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, जिसको हमने लर्निंग के साथ मीनिंग में भी देखा था, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हम क्या चाहते हैं, आज हमारा विद्यार्थी क्या है, उसको कितना जो है नॉलेज है, उसमें हम कितना चेंजेस कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को क्लार्क ने टीचिंग का नाम दिया है। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है। इसके अलावा B.O. स्मिथ ने क्या कहा, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंस्टेंट टू प्रोड्यूस लर्निंग। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। सीखने हेतु की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली, सिस्टम ऑफ एक्शंस। क्या क्या है इसके अंदर इंक्लूड, क्या क्या है? देखिए, आप क्लासरूम में जाते टाइम अपना लेसन प्लान, नोट्स तैयार करते हैं, वहाँ पर लेक्चर देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनकी एक चेन है, सिस्टम ऑफ एक्शंस है, जो कि एक लर्निंग का इन्वायरमेंट पैदा करता है, हमें कुछ नया सिखाता है। तो B.O. स्मिथ के और क्लार्क के अपने अपने व्यूज़ हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, या बहुत सारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग H.C. मॉरिसन की डेफिनेशन जो है बहुत मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। कैसे, आइए देखते हैं। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा, इट इज़ ए इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। क्या कहता है मॉरिसन? वो कहता है कि एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति ऐसा है जो मैच्योर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कुछ नॉलेज दूसरों की तुलना में ज़्यादा है। जब वो मैच्योर पर्सनालिटी किसी दूसरे इमेच्योर से, जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, थोड़ी नॉलेज कंपैरेटिवली कम है,
उसके साथ इंटरेक्शन करता है तो अपने एक डिज़ायर्ड गोल की तरफ, टारगेट की तरफ लेके जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज करता है। ये एच.सी. मोरिसन की डेफिनेशन को मैंने इजी से वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर एंड ए लेस मैच्योर पर्सनैलिटी, वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित या अनुभवी व्यक्ति अपने से कम अनुभवी या विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम अनुभवी व्यक्ति को अग्रिम शिक्षा के लिए जो है उसके लिए व्यवस्था करता है। आसान शब्दों में फिर से रिपीट करेंगे, और रिपीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में लेके जाऊंगा। देखिए कैसे। एच.सी. मोरिसन ने जो एजुकेशन के 3 टाइप हैं, उन तीनों को इंक्लूड करते हुए डेफिनेशन दी है। हमारी शिक्षा के 3 प्रारूप हैं, 3 प्रारूप: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल। देखिए, शिक्षा के 3 प्रकार। पहला जो आपका टाइप है वो है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। दूसरा जो टाइप है वो है अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो तीसरा है वो है नॉन फॉर्मल यानी कि निरौपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? वो शिक्षा वो जिसमें टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, आमने सामना होता है। आजकल हम उसको ऑनलाइन में लाइव सेशन में देख पा रहे हैं, या एक ऑफलाइन मोड में क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठ करके जो है वो टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। एक फिक्स टाइम टेबल होता है, एक फिक्स करिकुलम होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम होता है कि कुछ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो करिकुलम बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बाद में मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्मल एजुकेशन में, यानी कि स्कूल और कॉलेज में। और ये वो शिक्षा है जो एक पर्टिकुलर एज में, स्टेज में, अगर स्कूल एजुकेशन है तो 16-18 साल के आसपास, कॉलेज है तो 20 से 25 के बीच में, हायर डिग्रीज़ है हमारी, मैक्सिमम हम जल्दी एक स्टेज पे कवर कर लेते हैं। तो एक स्टेज पे आकर के औपचारिक शिक्षा हमारी रुक जाएगी। इनफॉर्मल एजुकेशन जो इसके जस्ट अपोजिट है, अनौपचारिक, कोई औपचारिकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बच्चा जन्म से लेकर के, या कहें कि माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक सीखता ही रहता है, वोम टू टॉम, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बोला गया इसे। इसमें कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है हमारा, कोई क्लासरूम का सेटअप नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है। यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा इंसान, कोई भी इंसिडेंट, कोई घटना हमारे आसपास घट रही है, कोई जानवरों की है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, किसी भी इंसिडेंट को देख करके हम सीख सकते हैं। यानी कि फैमिली में स्टार्ट हुई एजुकेशन जो कहीं में आपको सोसाइटी तक आगे लेके जाती है, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। कोई करिकुलम नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, जीवन की जो हालात है वो हमें सिखाएंगे, हालात है हमारी परीक्षाएं लेंगे। और नॉन फॉर्मल इन दोनों के बीच की कड़ी, लाइक ए डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग, जहाँ पर कुछ करिकुलम तो है बट टाइम टेबल फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इवैल्यूएशन भी फ्लेक्सिबल है, एग्जामिनेशन भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो उसमें भी कोई एज का ऐसा दायरा नहीं होता, हम किसी भी उम्र में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जो मोरिसन ने कहा है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहीं पे भी टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम या क्लासरूम वर्ड यूज़ नहीं किया।
उन्होंने क्या कहा कि एक मैच्योर पर्सनैलिटी और इमैच्योर पर्सनैलिटी में जो आपस की कांटेक्ट है, इंटीमेट कांटेक्ट है, और जो मैच्योर है, अनुभवी है, वो अपने से कम अनुभवी को कुछ सिखाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है, टारगेट अचीव करता है। उसी प्रोसेस को हमने टीचिंग का नाम दिया है। और ये डेफिनेशन आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल हर एक सिचुएशन पे अप्लाई होती है। इसीलिए सभी के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग या बहुत सारे टीचर्स, हम जैसे अध्यापकों के अनुसार, मोरिसन साहब की जो डेफिनेशन है वो सबसे बेस्ट मानी गई है। वापस हमारे टॉपिक पे चलते हैं हम। टीचिंग का मीनिंग, डेफिनेशन हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट डिटेल में जाएगा यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं, जिससे हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से वन बाय वन करके डिस्कस करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली जो विशेषता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो क्या है कि टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय, त्रिपक्षीय प्रक्रिया बोला गया है। ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रायंगल की तरह, जिसके एक सिरे पे अध्यापक है, एक सिरे पे स्टूडेंट है और एक सिरे पे आपका कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, यानी कि आपका सिलेबस, करिकुलम, जो भी हमने डिज़ाइन किया है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगुलर प्रोसेस बनाते हैं इसको, कि टीचर और स्टूडेंट में आपस में इंटरेक्शन होगी और उसका जो चैनल, जो जरिया बनेगा वो आपकी विषय वस्तु, आपका करिकुलम, आपका पाठ्यक्रम होगा। इसीलिए टीचिंग को बोला गया है ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। दूसरी विशेषता, टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। यह भी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है, कोई भी आपका मोड है, अगर टीचर और स्टूडेंट किसी भी चैनल से आमने सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको हमने टीचिंग यानी कि शिक्षण का, सिखाने की प्रक्रिया का नाम दिया है। ये इसकी एक खास और विशेषता है। नंबर 3, टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड। शिक्षण जो है उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के कोई भी लर्निंग या टीचिंग पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी स्किल गेन कर रहे हैं, हमारा टारगेट रहता है उसके पीछे। जैसे सीखने वाले का एक उद्देश्य है, वैसे सिखाने वाले का या उस प्रोसेस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि मैं अपने स्टूडेंट्स में जो आज उनका इनिशियल बिहेवियर है, आरंभिक व्यवहार है, उस व्यवहार में कितना परिवर्तन ला सकता हूँ, डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकता हूँ, यानी कि उनका टर्मिनल बिहेवियर, अंतिम व्यवहार मेरे पढ़ाने के बाद क्या होगा। टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड। क्लियर हुआ? उद्देश्य है तो टीचिंग हो या लर्निंग हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव हो जाती है, सक्सेसफुल रहती है। ये तीसरी विशेषता है इसकी। चौथी, टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मीनिंग क्या है ना? अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक जरिया, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर आइडियाज, आवर थॉट्स। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। डिफ एंड डम्ब बच्चे भी होते हैं ना, गूंगे बहरे, उनकी भी एक लैंग्वेज होती है। ब्लाइंड की भी एक लैंग्वेज होती है। ब्लाइंड के लिए ब्रेल लिपि है, टच करके। डिफ एंड डम्ब जो
गूंगे और बहरे हैं जो सुन नहीं पाते, वो अपने साइन लैंग्वेज से, ठीक है। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा किसी न किसी फॉर्म में, वर्बल और नॉन वर्बल। इसीलिए शिक्षण को एक भाषाई प्रक्रिया, एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस बोला गया है। ये है इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं, नंबर 5, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षण का संबंध अधिगम से है। अधिगम यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जब हम किसी ट्रेनिंग द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा या इंटरेक्शन द्वारा, अनुभवों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं, कुछ नया सीखते हैं और उस सीखी गई प्रक्रिया को सिखाने वाले से हम जोड़ रहे हैं, तो आपकी ये इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। सिखाने का, शिक्षण का संबंध आपके अधिगम से है। यह है नंबर 5 विशेषता। नंबर 6 पे चलेंगे। नंबर 6, टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। मीन्स कि जो टीचिंग है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पढ़ाते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को, मेरे बोलने के तरीके को, मेरी लैंग्वेज को, मेरे बिहेवियर को, मेरे मेथड को। तो छोटे बच्चों को तो खास करके जो हम सिखाते हैं ना, वो परफॉर्म करके, एक डेमो दे करके सिखाते हैं, तो वो हमें ऑब्जर्व करता है कि सर ने या मैडम ने पेन कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, सर ने या मैम ने इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे की है, उच्चारण कैसे किया है। तो टीचिंग एक ऑब्जर्वेबल प्रोसेस है। इसको जो है हम अनुभव कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, और अवलोकन करने के बाद यानी कि उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, मापा जा सकता है। मूल्यांकन करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, किसी ना किसी मापनी के थ्रू, किसी ना किसी मेजरमेंट स्केल के थ्रू हम ये चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा, आपके बिहेवियर में कितने चेंजेस आए। तो ये एक मेजरेबल है। और उस मेजरमेंट के बाद, उस इवैल्यूएशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट के बिहाफ पे जो हमारी फीडबैक है, उन कमियों को, उन वीक पॉइंट्स को हम जो है सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उन वीक पॉइंट को दूर कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि जो टीचिंग है वो ऑब्जर्वेबल भी है, मेजरेबल भी है, उसको मापा भी जा सकता है, और जो वीक पॉइंट हमें फीडबैक में हमें मिले हैं, उस फीडबैक के आधार पे उसमें चेंजेस, उसमें सुधार किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, शेपिंग ऑफ बिहेवियर। शिक्षण व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। शेपिंग ऑफ बिहेवियर को एक नाम दिया जाता है कंडीशनिंग। आगे के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। पेवलोव की थ्योरी आएगी, स्किनर की थ्योरी आएगी जो कंडीशनिंग पे बेस्ड है। कंडीशनिंग क्या है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर बाय यूजिंग ए स्टिमुलस। किसी भी उद्दीपक का, किसी भी वस्तु का, किसी आसान शब्दों में कहूँ कि एक लालच का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, एक शेप उसको देते हैं, तो उसे नाम दिया गया है कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग एक पार्ट है आपकी टीचिंग का, यानी कि आप जैसा उद्देश्य लेके चलते हैं कि मुझे इस विद्यार्थी में, इस स्टूडेंट में ये चेंजेस लेके आने हैं, इसके बिहेवियर को ये शेप देनी है, इसकी लैंग्वेज को, इसकी राइटिंग को, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसमें चेंज करते हैं, हमारे मेथड्स में, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस करके उसके बिहेवियर को एक शेप देते हैं, उसको हम एक आकार प्रदान करते हैं। इसको हमने नाम दिया है, इस प्रक्रिया को वैसे जनरली बोला जाता है कंडीशनिंग। और यहाँ पे एक विशेषता बन गई आपकी ये कि शिक्षण व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि टीचिंग प्रोवाइड्स ए शेप टू द बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टीचिंग को, शिक्षण को कला भी कहा गया है, और टीचिंग को जो है विज्ञान का भी
दर्जा दिया गया है। कैसे? टीचिंग को आर्ट कहा गया। इनबॉर्न टीचिंग इनबॉर्न क्वालिटी नहीं कही जा सकती, बहुत कम चांसेस रहेंगे। टीचिंग को हम अर्जित कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, एक्सपीरियंस से। कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है, ना पहले दिन ना लास्ट दिन। हाँ, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मिस्टेक से, अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखेगा। तो टीचिंग को आर्ट क्यों बोला गया? क्योंकि जो हमारी स्किल है, जो हमने दूसरों को देख के अर्जित की, या अपने अनुभव से, अपनी हार्डवर्क से की, या हमने साइकोलॉजी के जो टीचिंग लर्निंग के जो लॉज हैं, जो मनोविज्ञान के नियम हैं, उनको एक्चुअल फील्ड में आकर के अप्लाई करके देखा, तो किसी ना किसी तरीके से ये हमारे अंदर एक कला विकसित हो रही है। जब उन नियमों को, मनोविज्ञान के नियमों को हम अपना रहे हैं, किसी के कौशल को हम जो है अपना करके, ऑब्जर्व कर करके, उसको अपने अंदर ढाल करके, उसको सीख के दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कला है आपकी। साथ के साथ साइंस भी बोला गया इसे। साइंस का मीनिंग क्या है? एनी सिस्टमेटिक एंड वेरीफाइड प्रोसेस जो है आपकी, यानी कि टीचिंग में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, स्टेप वाइज काम करेंगे। जैसे अभी हम डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आगे के टॉपिक पे जा रहे हैं। या साइंस ने बहुत सारी इन्वेंशंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, बहुत सारी, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है आपका, ये कंप्यूटर की है, टीचिंग एड्स है, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं और आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो आपके रिइंफोर्समेंट से जुड़ी हुई हैं या मोटिवेशन से। तो कहीं ना कहीं उसमें साइंस का भी रोल है। तो इसीलिए टीचिंग को कला और विज्ञान, आर्ट और साइंस दोनों माना गया है। नेक्स्ट, नंबर 9, टीचिंग इज ए गाइडेंस। टीचिंग का अगर मीनिंग देखा जाए तो वो यही तो है, टू इंस्ट्रक्ट, निर्देशन देना, टू गाइड, मार्गदर्शन करना। और खास करके ये पॉइंट जो है, ये जो हमारे हाई स्कूल या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम छोटे बच्चों की तरह वहाँ पे उनको सारा सब कुछ डेमो से या हाथ पकड़ के या बिल्कुल ही लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग उस मोड में नहीं सिखाते। हम उनको जस्ट गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक उनको फ्रेमिंग या फ्रेमिंग जो है हम तैयार करके देते हैं और वो उसको फॉलो करके अपना काम कर लेते हैं। तो टीचिंग को एक गाइडेंस कहा गया है, एक रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाने वाली प्रक्रिया का नाम भी दिया गया है। पॉइंट नंबर 10, टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटी है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम मॉरिसन साहब की बात कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि एजुकेशन फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी। औपचारिक कहाँ? जब हम स्कूल कॉलेज के एजुकेशन ले रहे हैं। इनफॉर्मल कहाँ? जब हम फैमिली से स्टार्ट होते हुए सोसाइटी के साथ हमारे समाज में रहते हुए जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, वो हमारी क्या थी? अनौपचारिक। तो टीचिंग को हमने एक फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटी, चाहे हम टीचर से सीख रहे हैं या पेरेंट्स से सीख रहे हैं या किसी छोटे बड़े इंसान से हम फैमिली या सोसाइटी में सीख रहे हैं, तो ये दोनों तरह की एक्टिविटी है आपकी। और लास्ट है, टीचिंग इज़ ए सोशल एक्टिविटी। इसको हमने सामाजिक प्रक्रिया कहा है। क्यों? देखिए, टीचिंग जो है वो राष्ट्र के उद्देश्यों और मूल्यों पर डिपेंड करती है कि हम किस समाज में, किस राष्ट्र में, किस कंट्री में रहते हैं। जैसे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका जो की पॉइंट या फोकस रहता है, वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, यानी कि इक्वलिटी, सबको समान मौका मिले, एक जैसा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो हमारा फोकस रहता है। यहाँ पे हम अपनी सोसाइटी के, हमारे समाज के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करते हैं टीचिंग लर्निंग के। तो इसीलिए टीचिंग को बोला गया है एक सामाजिक प्रक्रिया। हमने अक्सर अपने स्कूल के गेट पे भी लिखा देखा हुआ,
शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि हम एजुकेशन जो अगेन करने के लिए स्कूल में आ रहे हैं, और जो हमने वहाँ पे सीखा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, जो नॉलेज हमने ली है वहाँ पे, उसको सोसाइटी में जाके डिलीवर करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो टीचिंग इज़ ए सोशल एक्टिविटी, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। ये थी इसकी विशेषता नंबर 11, और यहाँ पर आकर के जो है इसकी विशेषताएं होती हैं ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। शिक्षण के चरण, शिक्षण की अवस्थाएं, क्या स्टेजेस हैं। टीचिंग जितनी इजी प्रोसेस दिखती है उतनी इजी है नहीं। कहते हैं ना, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो इससे डिफ़िकल्ट प्रोफेशन या कोई भी टास्क नहीं है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। लेकिन अगर उस ईमानदारी शब्द को अगर हम हटा देते हैं तो इससे आसान जॉब या इससे आसान काम कोई भी नहीं है। कैसे देखते हैं आइए, कि जो टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ये नहीं कि चुटकी बजाई और टीचिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी, नहीं। स्टेप वाइज हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उनको फिर रियल सिचुएशन में जाकर के स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए इसको एक जो है सिस्टमेटिक या प्लानिंग प्रोसेस जो है नाम दिया गया है। इसी शिक्षण की अवस्था में अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जो हमारी फेज़ हैं टीचिंग की, वो हैं 3 शिक्षण की अवस्थाएं। और यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाएगा कि इसको डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क क्यों बोला गया है, इसको जटिल प्रक्रिया क्यों कहा गया है शिक्षण को। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण या अवस्थाएं। देयर आर 3 फेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग की प्रोसेस एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्टेजेस में, 3 फेज में जाकर के कंप्लीट होती है, स्टेप बाय स्टेप। और ये तीनों फेज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इन तीनों का आपस में अंतः संबंध है। कैसे? देखिए, स्टेज नंबर 1 नाम है प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रियात्मक चरण। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर गोइंग टू क्लास। हम अभी क्लासरूम में गए नहीं हैं, हमने एंटर नहीं किया है, हम अपने घर पे या स्टाफ रूम में, यानी कि क्लास स्टार्ट होने से पहले जो प्रिपरेशन करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उस फेज को, उस स्टेज को हमने नाम दिया है प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रियात्मक चरण। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेज नंबर 1 वो स्टेज है जब हम क्लासरूम में जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू क्लास, जो कुछ प्लानिंग करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, वो सारी बातें इस स्टेज नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे आगे 1 बाय 1। नंबर 2, जब हमने तैयारी कर ली है तो हम क्लासरूम में एंटर कर चुके हैं, इन द क्लासरूम, इस स्टेज को नाम दिया है इंटरएक्टिव फेज, अंतःक्रियात्मक चरण, अंतर्क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। यहाँ पर जो कुछ तैयारी हमने सबसे पहले की थी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे, यानी कि ये फेज हमारे वास्तविक शिक्षण की अवस्था है। स्टेज ऑफ एक्चुअल टीचिंग, सारी प्रोसेस हमारी यहाँ पे जाकर के जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो ये है स्टेज नंबर 2, जो तैयारी हमने स्टेज नंबर 1 में की थी वो नंबर 2 में जाके अप्लाई कर दी, इम्प्लीमेंट कर दिया, उनको नाम दिया गया इंटरेक्टिव, यानी कि अंतःक्रियात्मक चरण। नंबर 3, पोस्ट एक्टिव फेज। हमने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जब हम क्लासरूम में गए, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई टीचिंग की, लर्निंग की,
तो हमने क्लास की टीचिंग के बाद उन बच्चों का फीडबैक लेना है, उनका मूल्यांकन करना है, कितना उन्होंने अचीव किया, क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या उनमें अभी भी कमी है। फीडबैक के लिए जो इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन की अवस्था को, उस इवैल्यूएशन की स्टेज को हमने नाम दिया है पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर क्रियात्मक चरण, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, स्टेज नंबर, फेज नंबर 3। चलिए अब इनको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं आगे, एक एक करके, वन बाय वन। स्टेज नंबर 1 प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसको हमने नाम दिया है तैयारी की अवस्था, प्लानिंग, नियोजन की अवस्था। क्या क्या हम काम हैं जो यहां पे करने जा रहे हैं, देखिए। इस प्री एक्टिव स्टेज में 3 से 4 एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है। फर्स्ट क्या है, फिक्सेशन ऑफ गोल्स, टीचिंग लर्निंग के हमारे जो उद्देश्य हैं, वाई टू टीच। टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो 3 ही पॉइंट होते हैं मेनली देखा जाए तो। वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है यानी कि, या क्यों पढ़ना है यानी कि उद्देश्य क्या है मेरा, पढ़ने का या पढ़ाने का। दूसरा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी विषय वस्तु, मेरा कंटेंट, मेरा मटेरियल क्या होगा, मेरा टॉपिक या सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि हाउ टू टीच। ठीक है, पहला हो गया वाई टू टीच या वाई टू लर्न। सेकंड हो गया हाउ टू व्हाट टू टीच और व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है और क्या सिखाना है, यानी कि मेरा कंटेंट हो गया। और थर्ड हो गया मेरा हाउ टू टीच और हाउ टू लर्न, यानी कि मेथड क्या होगा मेरा। तो इनको देखते हैं डिटेल में। प्री एक्टिव फेज में पहला मेरा जो तैयारी है, मेरी प्लानिंग है, वो है उद्देश्यों का निर्धारण। मैं अपने स्टूडेंट को या सामने जो मेरी क्राउड है, सामने जो मेरे लोग हैं, जिनके व्यवहार में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, जिनके बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहता हूँ, वो किस तरह के चेंजेस हैं। मैं क्या सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ या प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, किस लेवल तक की जो है मैं चेंजेस उनमें चाहता हूँ, वो यहाँ पर मेरे गोल्स, मेरा टारगेट, मेरा उद्देश्य यहाँ पे बना लिया जाता है। यानी कि जब वो सीखना शुरू करते हैं उस टाइम उनको कितनी नॉलेज है, उनका व्यवहार कैसा है, यानी कि आरंभिक व्यवहार, यानी कि एंट्री बिहेवियर, इनिशियल बिहेवियर। पढ़ाने से पहले उनका व्यवहार, उनका ज्ञान क्या है, कितनी उनको नॉलेज है, और पढ़ाने के बाद मैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखना चाहूँगा, यानी कि उनका अंतिम व्यवहार क्या होगा, यानी कि उनका टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा। ये 2 बातें यहाँ पे डिसाइड हो जाती हैं, वाई टू टीच या वाई टू लर्न। क्या है मेरा उद्देश्य पढ़ाने का, प्लानिंग नंबर 1। प्लानिंग नंबर है अब 2, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरा मैटर क्या होगा, क्या कंटेंट, क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या पाठ्य वस्तु मैं इस्तेमाल करूंगा, उसका चयन मुझे यहाँ पे करना है कि फलाने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ये टॉपिक मेरा सही रहेगा और इस टॉपिक में ये बातें मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा। यानी कि क्लासरूम में जाने से पहले कोई नोट्स, कोई लेसन प्लान वगैरह जो हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारा स्टेप नंबर 2 है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये है प्लानिंग का नंबर 2 स्टेप। नंबर 3, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैंने कंटेंट लिया है, अब उसको डिलीवर कैसे करूँगा, मेरा जरिया, मेरा मेथड क्या होगा, यानी कि हाउ टू टीच, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कौन से मेथड का इस्तेमाल करूँगा। खाली लेक्चर देने से काम चल जाएगा या कोई मुझे डेमो देना पड़ेगा या मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या तरीका हो सकता है मेरा पढ़ाने का, सिखाने का, उसका चयन भी मुझे यहाँ पे करना है। यानी कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, हाउ टू टीच,
उस कंटेंट को डिलीवर करने का मेरा जो है मेरी कौन सी विधि यहाँ पे कारगर सिद्ध रहेगी, इसका चयन मैं जो है यहाँ पे करने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 3 में। 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, शिक्षण व्यूह रचनाओं का वितरण। देखिए, उद्देश्य बना लिया, नोट्स या लेसन प्लान बना लिया, मैटर इकट्ठा कर लिया, मेथड भी सोच लिया। अब मैं क्लासरूम में किस मौके पे उनका इस्तेमाल करूँगा, ये थोड़ा सा मैं आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ कि मुझे अपना चार्ट बच्चों को कब दिखाना है, कब ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, कब मुझे क्वेश्चन पुट करने हैं, कब मुझे लेक्चर देना है, ठीक है ना, कब उनको मोटिवेट करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपकी किसमें, टीचिंग स्ट्रेटजीज में। शिक्षण व्यूह रचनाओं का वितरण मैंने यहाँ पे करना है। तो ये आपकी स्टेज नंबर या फेज नंबर 1, पहला चरण, पहली अवस्था, जिसको नाम दिया था प्रीएक्टिव फेज। और इसमें हमने 3 से 4 जो है प्लानिंग करनी थी। पहली थी मेरे उद्देश्य, मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल्स क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उस सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर करने के लिए मेरा मेथड क्या रहेगा, और इन सब चीज़ों को कब कब आगे मैं इस्तेमाल करूँगा, कब क्वेश्चन पुट करूँगा, कब टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करूँगा, कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगा, ये थोड़ा सा आगे हम फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये है मेरी फेज़ 1, नाम दिया था प्लानिंग स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज, यानी कि प्री एक्टिव फेज। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। फेज नंबर 2, जो तैयारी मैंने कर ली है, जो प्रिपरेशन मैंने कर ली है, अब उसको एक्चुअल में जाकर के इम्प्लीमेंट करना है। मैंने क्लासरूम में जाना है, उस क्लास में जाकर के उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब मेरी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होने जा रही है, आमना सामना होगा मेरा। इसको नाम दिया गया है इंटरेक्टिव फेज। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, अब मेरी बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी। इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इन द क्लासरूम हम जो चीज़ें तैयार करके आए थे अब उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जो है हम यहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण देंगे। कैसे डिवाइड किया है हमने इस पूरी प्रोसेस को, इस सेकंड स्टेज को देखिए एक एक करके। क्लासरूम में गया मैं, क्लासरूम में जाते ही बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हो गई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और इसी दौरान मैंने एक सरसरी नज़र डाल ली सबके ऊपर, कौन कहाँ बैठा है, कौन 2 बदमाश इकट्ठे बैठे हैं, क्या बातें चल रही हैं, किस मूड में हैं, पढ़ने के मूड में हैं या थोड़ा सा लेजी मोड में हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पे एक सरसरी निगाह डाल लेता हूँ सबके ऊपर। और इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है साइजिंग ऑफ द क्लास, कक्षा आकार की अनुभूति। मैं यहाँ पर अब जो है एक सरसरी निगाह डाल करके मैंने अपना जायज़ा ले लिया, किसका, स्टूडेंट का, अपनी क्लास का। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरा पहला दिन है तो हम पीछे की क्लास की कोई बातें करेंगे, या मैंने पहले लेक्चर दिया हुआ है तो हम कल के टॉपिक की बात करेंगे, या उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आज जो उनको ज्ञान है, वर्तमान में जो उनकी नॉलेज है, यानी कि उनका एंट्री बिहेवियर क्या है, आज जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आरंभिक व्यवहार क्या है, उसको चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगा। उसको हमने नाम दिया है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसको हमने क्या नाम दिया, डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट। मैं विद्यार्थियों का निदान कर रहा हूँ, उनका पहले का जो ज्ञान है उसको जांच रहा हूँ, यानी कि पीके टेस्टिंग। ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा, कहाँ पे, उस इंटरेक्टिव फेस में। क्वेश्चन पुट किए मैंने, है ना, या किसी और जरिए से, कोई स्टोरी से या कन्वर्सेशन से
कैसे भी मैंने जो है उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनकी एबिलिटी, क्या लेवल है उनका, ये सब पता करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पुट किए और मुझे उनका पता लग गया कि उनका लेवल क्या है। मैंने उनको डायग्नोज कर लिया, उनकी जो लेवल है उसको हमने पता कर लिया। इसको नाम दिया है डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट या पीके टेस्टिंग, यानी कि आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण। स्टेप नंबर 3 कहाँ पे? इंटरेक्टिव फेस में। जो तैयारी मैंने स्टेज नंबर 1 में की थी, क्लासरूम में अब मैं आ चुका हूँ। आने के बाद मैंने साइजिंग ऑफ द क्लास कर लिया है, सरसरी निगाह डाल ली है, मैंने देख लिया है बच्चे कहाँ किस तरीके से बैठे हैं, किस मूड में हैं, और उनके लेवल को, एबिलिटी को और इंटरेस्ट को भी पीके टेस्टिंग से, पूर्व ज्ञान परीक्षण से चेक कर लिया है। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है एक्शन और रिएक्शन का, यानी कि टीचिंग का, यानी कि प्रस्तुतिकरण का। जो नोट्स, लेसन, कंटेंट में लेके आया हूँ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अब वो यहाँ पे डिलीवर करने स्टार्ट कर देता हूँ। लेक्चर दिया, एग्जाम्पल दिए, क्वेश्चन पुट किया, फीडबैक लिया और इन रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, उनको किसी तरीके से मोटिवेट किया, पॉजिटिवली किया, नेगेटिवली किया। तो यहाँ पर मेरी एक्शन और रिएक्शन, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। इसको हमने नाम दिया है प्रेजेंटेशन, यानी कि स्टेज ऑफ एक्चुअल टीचिंग। ये प्रोसेस मेरी यहाँ पे कंटिन्यू है अभी किसके साथ? फेज नंबर 2 में। तो रिपीट कर रहा हूँ दूसरी अवस्था को कि क्लासरूम में तैयारी करने के बाद, पहली स्टेज में मैंने तैयारी की थी, तैयारी करने के बाद जब मैं क्लासरूम में आया तो मैंने साइजिंग ऑफ द क्लास किया, एक कक्षा आकार की अनुभूति ली, कहाँ बैठे हैं, किस मूड में हैं, किस टाइप से। फिर उनकी पहले की नॉलेज जो है उसको चेक किया, फिर आज की मेरी प्रेजेंटेशन मैंने दे दी वहाँ पे। ये सब कुछ घटित हुआ है आपकी इस स्टेज नंबर 2 में, जिसका नाम है आपका इंटरेक्टिव फेस, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यह है लास्ट फेस, पोस्ट एक्टिव फेस, उत्तर क्रियात्मक अवस्था है हमारी शिक्षण की। लास्ट स्टेज हमने तैयारी कर ली, तैयारी किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे उन बच्चों से फीडबैक लेना है, प्रतिपुष्टि, पृष्ठ पोषण चाहिए मुझे। कितना समझ में आया, कितना उन्होंने अचीव किया, उनके नॉलेज में कोई चीज़ आया या नहीं आया, उनकी जो एंट्री बिहेवियर, आरंभिक ज्ञान था, आरंभिक व्यवहार था, अब मेरे पढ़ाने के बाद उनका जो टर्मिनल बिहेवियर है, अंतिम व्यवहार है, उसको जांचना है। यानी कि मैंने अब उनका इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब ये मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन को आप नॉर्मली यही कहते हो कि सर जो हमने उपलब्धि हासिल की है, जो हमारे ज्ञान में परिवर्तन आया है, उस ज्ञान के उस परिवर्तन को, उपलब्धि को हम जो है एक प्रक्रिया के द्वारा जांचते हैं और उस प्रक्रिया का नाम है मूल्यांकन। बट इसको बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ। मूल्यांकन का जो मीनिंग है वो क्या है कि जो उद्देश्य मैंने निर्धारित किए थे स्टेज नंबर 1 में, क्या वो मैंने प्राप्त कर लिए हैं, इस बात की जांच पड़ताल मूल्यांकन है एक्चुअल में। वेदर द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट, इसको जो है हम यहाँ पे नाम देते हैं इस प्रोसेस को इवैल्यूएशन। और ये हमारी फेस नंबर 3, लास्ट स्टेज, लास्ट फेस टीचिंग की। क्या करेंगे इसमें देखिए, मुझे फीडबैक लेना है, अपने वीक पॉइंट्स को, बच्चों के वीक पॉइंट्स को जानना है, तो मैं किसी ना किसी इवैल्यूएशन डिवाइस का इस्तेमाल करूँगा। कोई ना कोई तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का तरीका, डिवाइस, चाहे वो वर्बल टेस्ट है, मौखिक परीक्षा है या रिटन टेस्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग आंसर में, किसी ना किसी तरीके से मुझे आपका मूल्यांकन करना है, मुझे फीडबैक लेना है। उस एक एप्रोप्रिएट डिवाइस का मैं यहाँ पे चयन करूँगा कि भाई क्वेश्चंस के द्वारा,
या एक वाइवा या इंटरव्यू के द्वारा, या खाली आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन करके मैं उस डिवाइस का एक जो है यहाँ पे चयन करता हूँ स्टेप नंबर 1 में। और मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो आज मैं क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करूँगा, एक पेपर बनाऊँगा आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, और उसको फिर जो है अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करके मुझे पता चलेगा आपकी वीक पॉइंट्स का या मेरे पढ़ाने के खामियों का, और उसमें फिर मैं क्या है फिर चेंजेस लेके आऊँगा। हो सकता है मेरा मेथड आपको पसंद ना आए, हो सकता है मेरी कोई ऐसी टेक्निक या मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रही हो, तो उनमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में, शिक्षण की नीतियों में, और उस टॉपिक में सुधार करके, उस मेथड में सुधार करके मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार करूँगा। ये है आपकी लास्ट फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको हमने इवैल्यूएशन की या मूल्यांकन की अवस्था कहा है। यहाँ पर आके आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। शिक्षण के जो चरण थे वो क्या थे? वो थे आपके 3। फर्स्ट फेज था आपका प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में आपने इसको नाम दिया था बिफोर गोइंग टू क्लासरूम, कक्ष में जाने से पहले जो हमने प्लानिंग, जो तैयारी हमने की है, और उस तैयारी में जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, आपने मेथड सेलेक्ट किया, कंटेंट या नोट्स बनाए, उनको फिर क्लासरूम में जा कर के स्टेज नंबर 2 में इम्प्लीमेंट किया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन की है, और उस इंटरेक्शन के बाद लास्ट में थर्ड स्टेज में आपने उनका जो है एक मूल्यांकन किया है टीचिंग के बाद, ये जानने के लिए क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं और कैसे मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। जो हमारा आज का टॉपिक था उसका नाम है टीचिंग। हमने मीनिंग देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, थैंक यू। आगे इसी टॉपिक पे हम ऑब्जेक्टिव मोड में इसके जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। हमारी जो टीचिंग लर्निंग की जो हमारी एक ऐप है, आपके और हमारे बीच का एक जरिया है, चैनल है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी प्लेनेट हिसार के नाम से उगते सूरज के एक सिंबल के साथ जो आपको दिखाई देगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए